गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। चलिए हमारी जो लाइव क्लास है वो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अध्याय 6, उत्पादन फलन तथा कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद की धारणाएं संख्यात्मक उदाहरणों सहित। प्रोडक्शन फंक्शन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, एंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विद न्यूमेरिक सॉल्यूशन, चैप्टर 6 यूनिट 3 क्लास 12 इकोनॉमिक्स। शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उत्पाद फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद की धारणाएं। इससे पहले कि हम हमारा जो टॉपिक शुरू करें, हम कुछ एक डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले तो उत्पादन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र में उत्पादन के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इन 4 तत्वों को उत्पादन के कारक भी बोला जाता है। विद्यार्थी इसको याद रखेंगे, पेपर में 1 नंबर का सवाल आ गया कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं, तो हम इसका जवाब लिखेंगे उत्पादन के 4 कारक होते हैं। भूमि, दूसरा होता है हमारा श्रम यानी लेबर, तीसरी होती है हमारी कैपिटल, और चौथा होता है उद्यमी, जिसे इंग्लिश में इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इन्हीं 4 तत्वों के द्वारा हम कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं, और इस कच्चे माल से पक्के माल में तैयार करने की प्रक्रिया को ही उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन से अभिप्राय आगतों यानी जो कच्चा माल होता है उसे आगत बोलते हैं, यानी जो फैक्ट्री में आता है, इनपुट होता है, उसको कारकों का निर्गतों यानी कि आउटपुट जो तैयार माल हो जाता है, अर्थात वस्तुओं में रूपांतरण है। मतलब उत्पादन का सिंपल सा अर्थ क्या है, जो इनपुट है उनको आउटपुट में बदलना। जब फर्म आगतों अर्थात कच्चे माल को निर्गत यानी कि तैयार माल में परिवर्तित करती है तो उपयोगिता का सृजन होता है, उपयोगिता होती है उसकी। अतः उपयोगिता के सृजन को ही उत्पादन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन फलन क्या है, तो ये मेरे ख्याल से फलन शब्द से आप समझ गए होंगे। हमने पिछली जो हमारी जो लाइव क्लास थी उसमें हमने मांग फलन के बारे में पढ़ा था। तो जैसा मांग फलन है वैसा ही उत्पादन फलन है। कि फलन क्या होता है, फलन शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी तत्व को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व हैं, जो भी कारक हैं, उनके बीच में गणितीय संबंध। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या है। भौतिक कारक, उत्पादन के जो भौतिक कारक है, जैसे पूंजी की 10 इकाइयाँ, श्रम की 5 इकाइयाँ, तथा भौतिक उत्पादन भाई उत्पादित वस्तुओं की 100 इकाइयाँ, इनके बीच में आपस के संबंध को ही अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें कि जितना उत्पादन हुआ है और उत्पादन करने वाली इकाइयाँ, इनके बीच में गणितीय संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। और थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। अन्य शब्दों में उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक कारक, किसी वस्तु को बनाने के लिए हमें जिस जिस साधन की जरूरत है वो, तथा भौतिक उत्पादन के बीच में पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है। यहाँ फलनात्मक शब्द की जगह हम गणितीय भी लिख सकते हैं कि भाई किसी वस्तु को उत्पादन करने वाले कारक और जितना उत्पादन हुआ है, उत्पादन की मात्रा, इनके बीच में जो गणितीय संबंध होता है उसको बोलते हैं उत्पादन फलन। इसका जो सूत्र है वो होता है हमारा QX यानी क्वांटिटी ऑफ X गुड्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L एंड K। Q क्या है, X वस्तु का भौतिक उत्पादन, L को हम दर्शाते हैं श्रम की भौतिक इकाइयां यानी L फॉर लेबर, पूंजी की भौतिक इकाइयां। पूंजी को अर्थशास्त्र में हम डिनोट करते हैं कैसे, हालांकि पूंजी को यदि हम इंग्लिश में लिखें तो उसे बोला जाता है कैपिटल, परंतु जो अर्थशास्त्र में इसको पूंजी को हमेशा के अक्षर से डिनोट किया जाता है। वाटसन ने उत्पादन फलन की परिभाषा देते हुए कहा है कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन तथा उत्पादन के कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो इससे पहले कि हम अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समझे, उससे पहले हम देखते हैं कि अल्पकाल और दीर्घकाल का अभिप्राय क्या होता है। अर्थशास्त्री प्राय समय की अवधि को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है अल्पकाल, एक होता है हमारा दीर्घकाल।
अल्पकाल शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ कारकों की मात्रा में तो परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु कुछ कारकों की मात्रा घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती, अर्थात वो स्थिर रहते हैं। इस समय अवधि में उत्पादन को वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। सरल शब्दों में कहे तो अल्पकाल वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं जबकि कुछ साधन स्थिर रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूँ। अर्थशास्त्र में अल्पकाल या दीर्घकाल का मतलब ये कुछ घंटे, कुछ दिन, हफ्ते या महीने या साल नहीं होता। अर्थशास्त्र में अल्पकाल और दीर्घकाल का अभिप्राय होता है उत्पादन क्षमता या उत्पादन के कारकों में परिवर्तन। जैसा भी हमने पढ़ा था कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें कम से कम एक साधन स्थिर होता है, मतलब उसकी मात्रा को हम न तो घटा सकते न बढ़ा सकते, बाकियों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भूमि की मात्रा हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते, हम पूंजी को घटा बढ़ा सकते हैं, हम श्रम को, मजदूरों की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं, उद्यमियों को, मैनेजमेंट को घटा बढ़ा सकते हैं। यानी कि अल्पकाल समय के वह अवधि जिसमें कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। यदि और थोड़ी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं तो अल्पकाल समय की वह अवधि जिसमें कम से कम एक साधन जरूर स्थिर होगा। 2 भी स्थिर हो सकते, 3 भी स्थिर होते हैं, लेकिन कम से कम एक जरूर स्थिर होगा, जबकि कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब बात करते हैं हम दीर्घकाल की। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसके दौरान उत्पादन के सभी कारकों की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है, अर्थात किसी भी कारक की जो मात्रा है वो स्थिर नहीं होती। इस समय अवधि में उत्पादन को बाजार की मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन को। अभी हमने पढ़ा था कि उत्पाद फलन 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। उसके बाद हमने पढ़ा कि अल्पकाल और दीर्घकाल का मतलब क्या है। तो अब इन दोनों कंसेप्ट को यदि हम जोड़ दें तो वो हमारा बन जाएगा अल्पकालीन उत्पादन फलन या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हमने पढ़ा था अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील। ये हमने अभी पढ़ा। फलस्वरूप उत्पादन के केवल परिवर्तनशील कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। अभी पढ़ा था अल्पकाल में हम कुछ साधन स्थिर होते हैं, यानी उनको हम ना तो घटा सकते ना बढ़ा सकते, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। तो यानी कि हमने उत्पादन बढ़ाना तो हम इन परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके ही बढ़ा सकते हैं, परंतु कभी भी उत्पादन को वर्तमान उत्पादन क्षमता जो प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उससे अधिक नहीं बढ़ा सकते। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्ती अनुपात का उत्पादन फलन भी कहते हैं। ये भी एक हमारा शॉर्ट आंसर या MCQ क्वेश्चन बनता है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का दूसरा नाम बताइए। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम परिवर्ती अनुपात का उत्पादन फलन या वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप्स प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम लिखते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। y क्या है? वस्तुओं का अधिकतम संभव उत्पादन। x1 होता कारक 1 की मात्रा जो कि परिवर्तनशील है। x2 होता हमारा कारक 2 की मात्रा जो कि स्थिर है। जो स्थिर साधन है उसको हम यहाँ ये ऊपर ये जो डैश लगा हुआ है इसके ऊपर, यदि किसी साधन के ऊपर ये डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि वो जो साधन है परिवर्तनशील नहीं है, वो स्थिर है। और किसी साधन के ऊपर जैसे ये ऊपर वाला डैश नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये साधन परिवर्तनशील है, जबकि ये परिवर्तनशील, ये साधन स्थिर है। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की। दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए उत्पादन के अधिक कारकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसे समान अनुपात प्रकार का फलन भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। रिपीट कर रहा हूं, अल्पकाल वाले को बोलते हैं परिवर्ती अनुपात, यानी कि उसमें जो साधनों के बीच में अनुपात है वो परिवर्तनशील होता रहता है। कैसे? यहाँ पर आपको मैं टेबल बना के बताता हूँ। ये हमारा अल्पकाल है, ये हमारा दीर्घकाल है।
यदि अल्पकाल में हमारे जैसे दो दो साधन है, जो उत्पादन की जो मात्रा है क्यू एक्स, हमने अभी पढ़ा था फंक्शन ऑफ x1 x2, यानी कि पहला उत्पादन का पहला तत्व और उत्पादन का दूसरा तत्व। अब अल्पकाल में क्या होता है कि एक जो साधन है वो स्थिर होता है, यानी इसको हमने ऊपर डैश लगा दिया, स्थिर को मान लिया हमने भूमि, और जो परिवर्तनशील है इसको मान लिया हमने चरम। अब इसमें क्या होता है, यदि हमने उत्पादन बढ़ाना तो भूमि की जो इकाइयां हैं, मान लीजिए हम शुरू में 2 इकाइयों से उत्पादन कर रहे हैं तो ये दो दो ही रहेंगी, परंतु हम केवल लेबर की इकाइयां बढ़ाकर ही उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा भूमि है और जो श्रम है उनके बीच में जो अनुपात है वो बदलता रहता है। यहाँ पर अनुपात है हमारा 1:2, यहाँ पर अनुपात हो जाता है हमारा 1:3, यहाँ पर हमारा अनुपात हो जाता है 1:4। ये अनुपात है बदलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम परिवर्ती अनुपात का नियम। जबकि दीर्घकाल में ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ x1 यानी कि पहला तत्व और x2, इनमें सारे परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए ऊपर हम किसी के ऊपर डैश नहीं लगाते। तो मान लीजिए शुरू में जो उत्पादन था वो दो दो इकाइयों से था, तो यदि हमने उत्पादन बढ़ाना है तो इसमें जो दोनों जो तत्व हैं उनकी इकाइयाँ बढ़ेगी, तो इनके बीच में जो अनुपात है, यहाँ भी अनुपात 1:1, यहाँ भी अनुपात 1:1 रहता है और यहाँ भी अनुपात 1:1 ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम समान अनुपात का प्रोडक्शन फंक्शन या स्थिर अनुपात का उत्पादन फलन। किसे बोलते हैं हम? दीर्घकालीन उत्पाद फलन को। अब इनको पढ़ते हैं हम। उत्पादन के स्थिर और परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं? उत्पादन के स्थिर साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भाई पूंजी, प्लांट मशीनरी, इमारतें, प्रबंधकीय सेवाएं आदि। स्थिर साधनों की मात्रा में अल्पकाल में कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। परिवर्तनशील साधन बिल्कुल इसका उल्टा। परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन करने से परिवर्तित होता है। अन्य शब्दों में परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। स्थिर साधन यानी जिनकी मात्रा में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तनशील जिनको हम बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए श्रमिकों की सेवाएं, कच्चा माल। परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है। याद रखेंगे, स्थिर साधनों को हम अल्पकाल में नहीं बदल सकते, जबकि परिवर्तनशील साधनों का अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहां से हमारा आज का जो टॉपिक है वो शुरू होता है। उत्पादन की 3 धारणाएं होती हैं। जो उत्पादन होता है हम उसको 3 तरीके से प्रकट कर सकते हैं। कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्शन, जिसे इंग्लिश में हम शॉर्ट में टीपी के नाम से जानते हैं। औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्शन, एपी। उसके बाद होता है हमारा सीमांत उत्पाद, एमपी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्शन। अब इनका हम बारी बारी से वर्णन करते हैं। कुल उत्पाद या टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? इसको हम टोटल प्रोडक्शन के नाम से भी, टोटल प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। PRODUCTION, कुल उत्पाद। कुल उत्पाद की डेफिनेशन क्या है? एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। भाई हमने एक साल में, एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में, यानी एक निश्चित समय में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का बना के तैयार हमने कर दिया तो वो कहलाता कुल उत्पादन। उदाहरण के लिए एक किसान भूमि के एक निश्चित टुकड़े जैसे 1 एकड़ पर श्रम की 1 इकाई का प्रयोग करके 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है, तो ये 2 क्विंटल गेहूं क्या है? श्रमिक का कुल उत्पाद कहा जाता है। कहने मतलब एक निश्चित समय में श्रम की, भूमि की, पूंजी की एक निश्चित इकाइयां लगाकर जो एक निश्चित समय में जो भी कुल उत्पादन होता है उस सब का टोटल कहलाता है उत्पादन। अभी यहाँ इस उदाहरण को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। भूमि है वो उत्पादन का एक स्थिर कारक है, जबकि श्रम है वो परिवर्तनशील कारक है। यदि हमने गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो हम भूमि की मात्रा तो बढ़ा नहीं सकते। तो गेहूं का उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा तो आरंभ में कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, क्योंकि एक तो एक श्रमिक है पूरे, जो अपने जो हरियाणा हिंदी में बोलते हैं
किला कह लो या एक खेत कह लो, एक श्रमिक को एक खेत में काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यदि वो 2 श्रमिक लग जाते हैं तो उनकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है, तो इससे उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। इसके पश्चात पहले तेज गति से बढ़ता है, उसके बाद कुल उत्पाद धीमी गति से बढ़ता है और अंत में एक बिंदु ऐसा आ जाता है जहां पर कुल उत्पाद बढ़ने का के स्थान पर कम होने लग जाता है। इसका कारण यह है कि आरंभ में परिवर्तनशील कारक की कम इकाई लगाए जाने के कारण स्थिर कारक भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, परंतु जैसे जैसे हम परिवर्तनशील कारक श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो स्थिर कारक का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग होने जाता है, और एक सीमा के पश्चात यदि हम परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो उत्पादन गिरने लगता है, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ आदि की वजह से श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ने के स्थान पर कम हो जाती है। आगे है हमारा कुल उत्पादन की जो अवधारणा है, इसको हम एक तालिका से कंसेप्ट करते हैं। भूमि की इकाइयाँ ये हमारी स्थिर होती हैं, तो ये हमारी एक इकाई ही रहेगी। यदि हमें उत्पादन में परिवर्तन करना तो हम केवल श्रम की इकाइयों को बढ़ाएंगे। तो जब भूमि की एक इकाई और श्रम की एक इकाई थी तो हमारा कुल उत्पादन था 2। ये दूसरे श्रम की दूसरी इकाई और लगाई तो हो गया 5, 9, 11, 12, यानी यहां तक हमारा उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद जब हमने 5वीं इकाई के बाद जब हमने 6ठी इकाई लगाई तो भी हमारा उत्पादन है वो 12 ही रहा, यानी कि वो स्थिर हो गया। लेकिन जब श्रम की हमने 7वीं इकाई लगाई तो उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटना आरंभ हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ हो जाता है। तो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब श्रम की 5 इकाइयां होती हैं तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है, उसके पश्चात कुल उत्पादन कम होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं सीमांत उत्पादन की, मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्शन। परिवर्तनशील कारक की एक इकाई अधिक या कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। हमारे पास भूमि की एक इकाई थी, श्रम की हमारे पास 5 इकाइयाँ थी, तो हमारा कुल जो उत्पादन है, हमारा कुल उत्पादन था वो 20 इकाई था, मान लीजिए उदाहरण के लिए। तो हम भूमि में तो परिवर्तन कर नहीं सकते, हमने श्रम की 1/6 इकाई और लगा दी, हमारा कुल उत्पादन बढ़कर हो गया 23। तो परिवर्तनशील कारक की एक इकाई अधिक लगाने से कुल उत्पादन में जितना अंतर आया उसे बोलते हैं हम सीमांत उत्पादन। तो यहां पर सीमांत उत्पादन कितना हुआ? 3। 5 इकाई लगाकर हम 20 इकाई बना रहे थे, अब श्रम की 6 इकाई लगाकर हमारा उत्पादन 23 इकाई हो गया। तो इस 6ठी इकाई का सीमांत उत्पादन कितना हुआ? 3। तो सरल शब्दों में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है कि परिवर्तनशील कारक की एक इकाई कम या एक इकाई अधिक लगाने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए जो हमने अभी तालिका करी थी, श्रम की एक इकाई लगाने से 2 टन अनाज का उत्पादन होता है, दूसरी इकाई लगाने से कुल उत्पादन है वो 5 क्विंटल हो गया। ये देखिए हमारी पिछली टेबल में देखते भाई, जब श्रम की हमारी एक इकाई थी कुल उत्पादन हमारा 5 इकाई था, जब हमने दूसरी इकाई लगाई तो हमारा कुल उत्पादन बढ़कर 5 वो हो गया। तो दूसरी इकाई का सीमांत उत्पादन कितना हुआ? 5 में से 2 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 3। तो एक अतिरिक्त इकाई कम या ज्यादा लगाने से कुल उत्पादन में जो अंतर आ जाए उसे बोलते हैं सीमांत उत्पादन। इसका फार्मूला होता है हमारा MP यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, N यानी N इकाई पर, 6ठी इकाई पर, 7वीं इकाई पर, 9वीं इकाई पर, TPN यानी हम यदि 6ठी इकाई का लगा रहे हैं तो जो 6ठी इकाई का कुल उत्पादन में से TPN-1 यानी 5वीं इकाई का कुल उत्पादन घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको दूसरा सूत्र है MP। इस त्रिभुज के निशान को हम इकोनॉमिक्स में जानते हैं डेल्टा के नाम से। तो डेल्टा TP/डेल्टा L यानी कि डेल्टा TP यानी कि कुल उत्पादन में जितना अंतर आया बटे में डेल्टा L यानी श्रम की इकाइयों में अंतर, यानी परिवर्तनशील कारक की इकाइयों में जो अंतर आया उसे बोलते हैं हम, ये हमारा सीमांत उत्पादन। अब हम उसी टेबल को कंटिन्यू करके अब इसको टेबल से समझते हैं। ये हमारी भूमि की जो इकाइयां, जो कि हमारा स्थिर साधन है, वो हमारी एक ही रहते हैं। हमने परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा कुल उत्पादन पहली इकाई पर 0, 2, 5, 9, 11, 12 यानी यहाँ तक बढ़ रहा है।
उसके बाद यहाँ पर स्थिर और उसके बाद माइनस में जाना शुरू होगा। तो सीमांत उत्पादन कोई नहीं। सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे? इसमें से पिछली इकाई को घटा देंगे, तो 2 में से 0 गए 2। इस इकाई का सीमांत उत्पादन निकालने के लिए 5 में से 2 गया 3। इसका निकालेंगे, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 12 में से 11 गया 1, 12 में से 12 गए 0 और फिर 11 में से 12 गए -1। तो यदि हम इसकी प्रवृत्ति देखें तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, 1 हो गया, फिर 0 हो जाता है और अंत में हमारा ये माइनस में चला जाता है। सीमांत उत्पादन की प्रवृत्ति ये होती है कि जैसे कुल उत्पादन पहले बढ़ता है, फिर स्थिर होता है, फिर घट जाता है, उसी तरह सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, उसके बाद स्थिर होकर घटना शुरू हो जाता है और अंत में 0 होकर माइनस में हो जाता है। तालिका से ज्ञात होता है कि आरंभ में श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते जाने से सीमांत उत्पादन हमारा बढ़ता जाता है, यानी कि यहाँ तक ये हमारा सीमांत उत्पादन है वो बढ़ना लगातार बढ़ रहा है, परंतु एक सीमा के पश्चात सीमांत उत्पादन कम हो जाता है। श्रम की छठी इकाई पर सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। ये हमारी श्रम की छठी इकाई पर सीमांत उत्पादन है वो 0 होता है। एक संबंध और मैं बताता हूँ, सीमांत उत्पादन जहां 0 होता है वहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है। इसके पश्चात सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक यानी कि माइनस में होना शुरू हो जाता है। ये था हमारा सीमांत उत्पाद। अब हम बात करते हैं औसत उत्पाद। अब हमारा अगला जो बिंदु है वो है हमारा औसत उत्पादन। परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। कुल उत्पाद को परिवर्तनशील कारक इकाइयों से भाग देने पर हमें औसत उत्पादन है वो प्राप्त हो जाता है। अब उसी टेबल को हम कंटिन्यू करते। भूमि की इकाइयां हमारी वही स्थिर हैं क्योंकि स्थिर साधन इसलिए 1 इकाई। उसके बाद श्रम की इकाई है 0, 1, 2, 3 हम बढ़ाते जा रहे हैं। कुल उत्पादन हमारा ये पहले बढ़ रहा है 11 इकाई तक, फिर हमारा स्थिर हो गया, फिर घटना शुरू होगा। उसके बाद हमने सीमांत उत्पादन को घटाना शुरू किया था। यहाँ से ये आ गया 2, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 गया 2, तो ये आ गया हमारा सीमांत उत्पादन। पहले ये यहाँ तक बढ़ रहा हमारा, फिर यहाँ पे घटना शुरू हो गया और अंत में 0 होकर माइनस में हो जाता है। अब औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे? कुल उत्पादन को श्रम की इकाइयों से भाग दे देंगे। 0 को 0 से भाग दिया, ये पॉसिबल नहीं है। 2 को 1 से भाग दिया तो हमारा आंसर आ गया 2। 5 को 2 इकाइयों से भाग किया तो आ गया 2.5। इसी तरह 9 को 3 से भाग किया 3, 11 को 4 से भाग किया 2.7। इस 12 को हमने इस परिवर्तनशील कारक की इकाई से भाग किया तो 2.4। इस 12 को इस 6 से भाग किया तो आ गया 2 और 11 को 7 से भाग किया तो ये आ गया हमारा 1.5। तो औसत उत्पादन की यदि हम प्रवृत्ति देखें तो पहले ये हमारा बढ़ रहा है 3 तक और उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। अब आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सीमांत जो ये उत्पादन है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, परंतु सीमांत उत्पाद पहले बढ़ेगा, स्थिर होगा, घटेगा, परंतु कभी भी 0 नहीं होता, कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। हालांकि कुछ एक एक्सट्रीम परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर जो औसत उत्पाद है वो माइनस में जा सकता है, परंतु ये हमारे सिलेबस के बाहर की चीज़। आप बड़े क्लासों में इन कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो याद रखेंगे सीमांत उत्पादन पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि औसत उत्पादन कभी भी 0 नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये बढ़ सकता है, घट सकता है, परंतु 0 या माइनस में नहीं होता। ये यहाँ पे मैं लिखा हुआ भी हुआ है कि औसत उत्पाद सदैव धनात्मक रहता है, यह सीमांत उत्पाद की तरह कभी भी 0 या ऋणात्मक नहीं होता। ये पेपर में 1 नंबर का सवाल बनता है। अब हम एक ग्राफ से इस चीज को और थोड़ा समझते हैं। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद में संबंध, रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। उत्पादन की इन तीनों अवधारणाओं को हम निम्न तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। विद्यार्थी जो हमने पीछे जो तालिका करी थी उसको भी, उसके आधार पर भी हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ग्राफ के बिंदुओं को स्पष्टता से दर्शाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, जो बिंदु हैं वो थोड़े बड़े बड़े ले लिए। भूमि के स्थिर साधन, एक इकाई, श्रम की इकाइयाँ हैं वो
बढ़ती जा रही है, एक एक 2 3 4 5 6 7 8। कुल उत्पादन 6 20 48 72 80 84, यहाँ तक हमारा कुल उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फिर हो गया और उसके बाद घटना शुरू हो गया। सीमांत उत्पादन निकालने के लिए वही 6 में से 0 गए, 6 20 में से 6 गए, 14 48 में से 20 गए, 28 72 में से 48 गए, 24। तो यानी श्रम की इस इकाई में से पिछली इकाई को घटा देंगे तो हमारे पास ये सीमांत उत्पादन आता जाए। सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है, उसके बाद घटना शुरू होके शून्य हो जाता है और अंत में माइनस में आ जाता है। औसत उत्पादन, कुल उत्पादन को श्रम की इकाइयों से भाग कर दिया तो वो हमारा हो गया, यानी इसको इससे भाग कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा औसत उत्पादन। 6 को भाग किया है 1 से 6, 20 को 2 से भाग किया औसत उत्पादन 10, 48 को 3 से भाग किया औसत उत्पादन 16, 72 को 4 से भाग किया औसत उत्पादन 18। इस तरह से हमारा औसत उत्पादन आ जाएगा। औसत उत्पादन की यदि प्रवृत्ति देखें तो पहले ये बढ़ता है, उसके बाद घटना आरंभ हो जाता है, परंतु ये कभी भी शून्य नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब इसी टेबल को यदि हम ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करें तो ये हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। ये उस टेबल की जो बिंदु हो, यदि हमने इसको ग्राफ का हमने प्रकट कर दिया, इन बिंदुओं को मिलाकर यदि हम बनाते तो ये हमारा आ जाता टीपी ग्राफ, यानी कि टोटल प्रोडक्शन कर्व। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एपी और जो एमपी है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट और जो एवरेज प्रोडक्ट है उसको हम थोड़ा अलग ग्राफ पे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ इसी ग्राफ पर भी हम इसको दिखा सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा एमपी और ये हो जाएगा हमारा एपी। हम इसको एक ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं और अलग अलग ग्राफ में भी दिखा सकते हैं, तो आपकी सरलता के लिए आपको समझ में आ जाए हमने 2 ग्राफों में दिखा रखा है। अब क्या होता है, क्रम की तीसरी इकाई पर जहां सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है वहां से उत्पादन की ये होती है हमारी उत्पादन की पहली अवस्था। जहां ये सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है उसके बाद हमारी हो जाती है उत्पादन की दूसरी अवस्था। इसको हम अगले चैप्टर में और आसानी से पढ़ेंगे। और जहां सीमांत उत्पादन शून्य होता है या कुल उत्पादन अधिकतम होता है 7वीं इकाई पर, वहां तक हमारी दूसरी अवस्था रहती है और उसके बाद हो जाती है हमारी उत्पादन की तीसरी अवस्था, यानी जहां सीमांत उत्पादन है मार्जिनल प्रोडक्ट है वो माइनस में चला जाता है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच में संबंध। तो पहला पॉइंट, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो कुल उत्पादन भी बढ़ती दर से बढ़ता है। ये तालिका से यानी कि जो हमारी पहली अवस्था है यहाँ पर हमारा ये सीमांत उत्पादन है, ये हमारा सीमांत उत्पादन है, ये बढ़ रहा है, ये हमारा सीमांत उत्पादन कर्व है, ये बढ़ रहा है, तो हमारा कुल उत्पादन भी हमारा बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ये इसने एग्जांपल दे रहा है भाई, चावल का सीमांत उत्पादन 6 से 14 फिर 28 हुआ, तो इसलिए कुल उत्पादन है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। जब सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है तो कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन इस बिंदु के बाद से ये हमारा सीमांत उत्पादन है, ये हमारा नीचे घटता आ रहा है, तो हमारे कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है तब कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती और सीमांत उत्पादन के शून्य होने पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है। यहाँ इस बिंदु पर सीमांत उत्पादन हमारा शून्य होता है तो इसी बिंदु पर हमारा कुल उत्पादन है वो अधिकतम होता है, ये अधिकतम है ये यहाँ पे। जब हम इस टेबल को और इस ग्राफ को एक रूप में एक साथ आप रखे करेंगे तो आपको बिंदु आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद दोनों का अनुमान हम कुल उत्पाद की सहायता से लगाते हैं। इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन कर्व है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है। तो जब ये एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारा सीमांत उत्पादन है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा पॉइंट,
जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन भी घटता है। यहाँ औसत उत्पादन हमारा घटना शुरू हो गया, तो ये हमारा सीमांत उत्पादन है वो भी घटता जा रहा है। जब औसत उत्पादन अधिकतम एवं स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है। ये यहाँ पर इस बिंदु पर औसत उत्पाद सदैव धनात्मक रहता है, परंतु सीमांत उत्पाद धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन था। पेपर में ये जो सवाल है, बड़ा सवाल ये आ सकता है। अब हम करेंगे हमारे न्यूमेरिक टेबल्स के। इस जो चैप्टर में से आपका 2-3 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा, या तो आपको एक सिंपल सा प्रश्न आ गया कि औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बीच में क्या संबंध होता है, नहीं तो आपकी एक टेबल आ जाएगी 3 नंबर की, निम्न तालिका को पूरा कीजिए, न्यूमेरिक सवाल। उसको भी हम अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं। बस आपको तो उससे पहले मैं आपको ये रूल्स हैं इसके वो रिवाइज करवा देता हूं। उत्पाद तालिका बनाने के नियम, चाहे तो विद्यार्थी इस चीज को नोट कर सकते हैं साथ साथ। उत्पाद तालिका बनाने के नियम, जब हम न्यूमेरिक सवाल करेंगे ये आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि प्रश्न में कुल उत्पाद दिया गया है, हमें सिर्फ टोटल प्रोडक्शन दे दिया और पूछ लिया सीमांत उत्पाद ज्ञात करो, औसत उत्पाद ज्ञात करो, तो कुल उत्पाद, सबसे पहले कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम की इकाइयों से भाग देकर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, औसत उत्पाद। यानी औसत उत्पाद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर देंगे। सीमांत उत्पाद का फॉर्मूला वही है TPN माइनस में TPN माइनस में, दोनों हो गए। अब है प्रश्न में यदि सीमांत उत्पाद दिया है तो कुल उत्पाद और औसत उत्पाद को कैसे ज्ञात करें। सीमांत उत्पाद दे रखा है तो इसका उल्टा कर दो भाई, सीमांत उत्पाद निकालने के लिए हम घटाते जाते हैं, तो यदि हम इनको जोड़ते जाएं तो हमारे पास क्या जाएगा, कुल उत्पाद आता जाए। फिर कुल उत्पाद आने के बाद औसत उत्पाद हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि प्रश्न में औसत उत्पाद दे रखा है, सिर्फ केवल औसत उत्पाद दिया गया है, तो कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद को कैसे ज्ञात करेंगे। औसत दे रखा है तो इकाइयों से गुणा करके हम कुल निकाल लेंगे, और कुल निकालने के बाद सीमांत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इसको एक सवाल से आसानी से समझते हैं। इस सवाल में आपकी सारी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएगी। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, उसमें आपकी सारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। TPMP और AP तालिका बनाने के उदाहरण हमें क्वेश्चन में दे दिया, निम्न तालिका को पूरा करो। हमें श्रम की भूमि की इकाइयां दे रखी, यानी कि ये स्थिर साधन है, श्रम की इकाइयां बढ़ रही हैं तो ये है हमारा परिवर्तनशील साधन। कुल उत्पाद दे रखा है, हमने निकालना है औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। तो औसत उत्पाद ज्ञात करने का तरीका हमने बताया था, कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों से भाग दे दो। तो 50 को 1 से भाग किया, औसत उत्पाद आ गया हमारी पहली इकाई का 50। 90 को 2 से भाग किया, यह आ गया हमारा 45। 120 को हमने 3 से भाग किया, औसत उत्पाद आ गया हमारा 40। 140 को 4 से भाग किया तो ये आ जाएगा हमारा 35। 150 को 5 से भाग किया तो ये आ गया हमारा 30। 150 को 6 से भाग किया 25। 140 को 7 से भाग करके हमारा आ जाएगा औसत उत्पाद 20। और 120 को 8 से भाग किया तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो औसत उत्पाद निकल गया। तो एक बार फिर बता रहा हूं, कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देकर हम औसत उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद सीमांत उत्पाद ज्ञात करने के लिए इसकी पिछली इकाइयों को हम घटाते जाएंगे। तो इससे पीछे कुछ नहीं, तो पहली इकाई का सीमांत उत्पाद डैश। उसके बाद 90 में से 50 गए 40, आप चाहे तो यहाँ पर 50 लिख दें। उसके बाद 90 में से 120 में से 90 गए 30। 140 में से 120 गए, सीमांत उत्पाद आ गया हमारा 20। पांचवी इकाई पर 150 में से 140 गए 10। 150 में से 150 गए 0। 140 में से 150 गए, घटा दिया हमने -10। और 120 में से 140 गए -20। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिक सॉल्यूशन। अब एक उदाहरण और देखते हैं।
हमें दे रखा है भूमि की इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ। अच्छा, पेपर में क्या होता है, कई बार ये स्थिर साधन की इकाइयाँ हमें नहीं दी होती, हमें सिर्फ परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ दी होती हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो भूमि की इकाइयाँ भी दे रखी है। यहाँ इसको टेबल को सोल्व करने में इसका कोई रोल नहीं है। हमें दे रखा है क्या, औसत उत्पाद दे रखा है, ना तो हमें कुल उत्पाद का पता, ना हमें सीमांत उत्पाद का पता। तो इनको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कुल उत्पाद को श्रम की इकाइयों से भाग देके हमने औसत उत्पाद निकाला था, तो अब इसका उल्टा कर देंगे। औसत उत्पाद को श्रम की इकाइयों से गुणा कर दें तो हमारे पास कुल उत्पाद आ जाएगा। तो 50 एकम 50, 45 गुना 2 90, 40 गुना 3 120, 35 गुना 4 140, 30 गुना 5 150, 25 गुना 6 150, 20 गुना 7 140, 15 गुना 8 120। यानी कि यदि हमें औसत उत्पाद दे रखा है, श्रम की इकाई दे रखी है, तो इन दोनों की गुणा करके हम कुल उत्पाद ज्ञात करेंगे। और एक बार कुल उत्पाद हमने ज्ञात कर लिया तो सीमांत उत्पाद तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वही घटाते जाएं, 50, 40, 120 में से 90 गए, 30, 140 में से 120 गए, 20, 150 में से 140 गए, 10, 0, -10 और -20। अब एक उदाहरण और देखते हैं हम, जिसमें हमने इस उदाहरण में हमें केवल सीमांत उत्पाद दे रखा है, कुल उत्पाद हमने नहीं पता, हमने ज्ञात करना है। औसत उत्पाद है वो हमने ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको? सीमांत उत्पाद को हमें पता है कि हम ऐसे घटाते गए थे तो हमारे पास सीमांत उत्पाद आ गया था। तो अब इसका उल्टा कर दो, इनको जोड़ते जाओ, सीमांत उत्पाद को जोड़ते जाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल उत्पाद आ जाएगा। भाई पहली इकाई का कुल उत्पाद 50, 50 और 40 90, 90 और 30 120, 120 में हमने ये 20 जोड़ दिया 140, फिर 140 में हमने ये 10 जोड़ दिया 150, 150 में 0 जोड़ा 150, 150 में से -10 140, 140 में से -20 यानी 120। आसान है, मेरे ख्याल से कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और ये आने के बाद औसत उत्पाद तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। भाई इसको इससे भाग किया, 50, 45, 40, तो इस तरह से आप ये सारा सवाल है वो कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको ये टेबल पूरी करने में कोई समस्या आएगी। अब एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आज की क्लास का, मिक्स। इसमें हमें मिसिंग फिगर बहुत ज़्यादा है, कुछ हमें कुल उत्पाद दे दिया, कुछ का औसत उत्पाद, कुछ का सीमांत उत्पाद ज्ञात करें। तो इस टेबल को हम कैसे करेंगे? तो कोई भी टेबल पूरी करने का, जो इससे रिलेटेड, उत्पादन से रिलेटेड कोई भी टेबल पूरी करेंगे तो हमने किसी भी तरह से एक बार कुल उत्पाद ज्ञात करना होता है। कुल उत्पाद ज्ञात करने के बाद बाकी जो सारी चीजें हैं वो हमारी अपने आप निकलती जाएंगी। कैसे करेंगे? अब इस सवाल को देखते हैं। पहली इकाई का सीमांत उत्पाद हमें नहीं पता, लेकिन औसत उत्पाद पता है। दूसरी इकाई का केवल सीमांत उत्पाद पता है। तीसरी का फिर औसत पता है। चौथी इकाई का हमें केवल सीमांत उत्पाद पता है। पांचवी इकाई का 16 है। इसका मिक्स जो मिसिंग नंबर है इनको कैसे करेंगे? तो हम इसको बारी बारी से स्टेप करेंगे। पहले का औसत उत्पाद है, तो हमें पता है औसत उत्पाद को इकाइयों से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल उत्पाद आ जाएगा 20। उसके बाद दूसरी इकाई का औसत उत्पाद नहीं दे रखा हमें, लेकिन सीमांत उत्पाद पता है। तो हमें पता है इन दोनों को जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास कुल उत्पाद आ जाएगा। तो 20 में हमने ये 18 जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा 38। तीसरी इकाई का औसत उत्पाद दे रखा है तो 18 गुना 3 54। चौथी इकाई का सीमांत उत्पाद दे रखा है तो हम 54 में 14 जोड़ देंगे तो ये हमारा 68। उसके बाद ये औसत उत्पाद दे रखा है, श्रम की इकाई से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल उत्पादन आ जाएगा 16 पंजे 80, और 80 में 10 जोड़ दिया 90।
तो गोल्डन रूल यही है कि हमने किसी भी तरह एक बार कुल उत्पाद को ज्ञात करना होता है। कुल उत्पाद आने के बाद बाकी चीजें हम आसानी से निकाल देंगे। औसत उत्पाद का ये जो मिसिंग है कैसे आएगा, कुल उत्पाद को इकाइयों से भाग दे दो, तो ये आ गया हमारा 19, इसको भाग किया 17, इसको इससे भाग किया। हाँ, सीमांत उत्पाद को ज्ञात करते चलेंगे। 54 में से 38 गए, ये आ गए हमारे 26। इसके बाद ये इस इकाई का हमने सीमांत उत्पाद ज्ञात करना, तो 80 में से हम 68 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 12। सवाल कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको ये टेबल पूरी करने में समझ में कोई दिक्कत आएगी। गोल्डन रूल में एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। किसी भी तरह हमने कुल उत्पाद ज्ञात करना होता है। अब कुल उत्पाद निकालने के बाद यदि औसत निकालना तो कुल उत्पाद को इकाइयों से भाग करते हो, सीमांत उत्पाद निकालना तो इकाइयों को क्रमशः घटाते जाओ। औसत उत्पाद दे रखा है, उससे हम कुल उत्पाद कैसे निकालेंगे? औसत उत्पाद से कुल उत्पाद निकालेंगे हम उनकी इकाइयों को आपस में गुणा करके। यदि सीमांत उत्पाद दे रखा है हमें क्वेश्चन में, उससे कुल उत्पाद कैसे निकालेंगे? सीमांत उत्पाद दे रखा है तो उसको क्रमशः जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास कुल उत्पाद आ जाएगा। और कुल उत्पाद आने के बाद चाहे हमसे कुछ भी पूछ लो। तो मेरे ओर से ये जो टॉपिक है वो प्यारे बच्चों यहीं खत्म होता है। यदि आपकी कोई डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। आप अपने घर पे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज की क्लास मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।